नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। आप लोगों को पता है मैंने कुछ मैप बनाया हुआ था, मैप की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ आपको वो मैप की वीडियो याद भी हो गई होगी। तो अब मैंने क्या किया हुआ है कि अब मैं आपको जियोग्राफी का जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने वाले हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज उसको करवा दूंगा। तो सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को ही इंक्लूड करूंगा और चैप्टर वाइज उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। तो छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसमें आप देख पाएंगे और जल्दी जल्दी से आप उसको समझ पाएंगे, और अगर वो आपके पेपर में आ गया एमसीक्यू तो आप उसे अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप लोग ये पीछे देख ही रहे होंगे, ये कोई देवता इंसान है और ये जियोग्राफी की बुक है। तो इसी से ही मैं अब शुरू करूंगा और एक एक करके शुरू करूंगा और आप इसे देख भी पाएंगे। ठीक है सरकार। तो सबसे पहले पहले चैप्टर से आज मैं शुरू करता हूं। तो आप पहले चैप्टर का ही एमसीक्यू देखेंगे, मैं थोड़ा उसके पीछे का बेसिक्स बताऊंगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है सरकार। और आपको ये भी सीखना है कि हम अगर आपके पास एमसीक्यू आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है, किस तरीके से वहां पे सोचना है उसको अटेम्प्ट लेने से पहले। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कुछ बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पकड़ेंगे और फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। जरा एक बारी देखिए आप इधर। इन्होंने कहा हुआ है जो चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आपको पता है ना रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे वाटर हमारा रिसोर्स है, फॉरेस्ट हमारे रिसोर्सेस हैं, डीजल पेट्रोल रिसोर्सेस होते हैं, तो जिन्हें हम यूज करते हैं अपने यूज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। और रिसोर्स और डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जो भी रिसोर्स है उसको आप यूज ही करते जाओ, डेवलप ही ना करो, फिर तो गलत बात हो जाएगी ना सर। आप ही सारा पानी पी जाओ तो जो छोटा आपका बेबी आएगा, जब भी आएगा, तो वो कौन सा पानी पिएगा, उसके लिए तो पानी नहीं बचेगा ना। तो आपको इस तरीके से यूज करना है इन रिसोर्सेस को कि आप भी जियो और जो आपका छोटा आने वाला है वो भी जब भी आएगा धरती पे तो उसको भी पानी मिल जाए। इसे हम कहते हैं रिसोर्स का डेवलपमेंट। उसको डेवलप भी हमें करना है उन रिसोर्सेस को। ठीक है सरकार। तो पहला क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं काफी देख रहा हूँ सैंपल पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से करके जाइएगा और आपको इससे सुविधा मिलेगी। ठीक है सर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इट वॉज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। इन्वायरमेंटल डैमेज का मतलब होता है, आपको पता है ना, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हम करते हैं, कोई पेड़ को काट रहा है, कोई कहीं पे कुछ जलाए दिए जा रहा है, बहुत सारे डैमेजेस हम करते हैं इन्वायरमेंटल को। पॉवर्टी, डिजीज, गरीबी है सरकार। आप देख रहे हैं इंडिया में कितनी ज्यादा गरीबी है, सड़कों पे आप देखे जाते होंगे लोग भीख मांगते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, गरीबी भी है। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉवर्टी मतलब गरीबी है, और तीसरा है डिजीज। डिजीज मतलब कि इट वॉज एन एजेंडा टू कॉम्बैट, एक एजेंडा तय किया गया था पहले, किन से, 3 चीजों से लड़ने के लिए। पहला है इन्वायरमेंटल डिजीज, दूसरा है पॉवर्टी, तीसरा है डिजीज से लड़ने के लिए थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ग्लोबल से क्या मतलब है, हर एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व होगा, क्या करने के लिए, एंड कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट से। तो कहता है इन चारों में से कौन सा ऐसा समिट था। देखिए पहला कहता है अर्थ समिट, दूसरा है एजेंडा 21, तीसरा है 5 ईयर प्लान, चौथा है आवर कॉमन फ्यूचर। इन चारों मीटिंग में से या इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें हमने ये 3 चीजों का निर्णय लिया था कि पहला इन्वायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉवर्टी, तीसरा डिजीज, हम इन तीनों से फाइट करेंगे, सारे के सारे देश मिलके इन सब चीजों से फाइट करेंगे। तो ऐसा हमने किस में निर्णय लिया था। इसको क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं, तो जब आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। सर एक बार देखिए जरा, ठीक है, एक बार के लिए आप देखेंगे तो समझ पाएंगे सर। एक बार यहाँ पे आ जाइए जरा, इसमें आपको ये कुछ दिख रहा है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ सर, सिर्फ आपके लिए। एक बार देखिए जरा, ये उनकी वेबसाइट पे मैं आ गया हूं, तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
सबसे कि जो यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ है कि सारे जो कंट्री मिलके किस चीज से फाइट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। पहला फाइट, जो पहली हम फाइट करेंगे, नो पॉवर्टी। मतलब आपको पता ना हर एक देश में कितनी गरीबी है, कि वहां पे कोई गरीब ना रहे। सर ये देखिए एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो बहुत गरीब है, तो हमें किससे फाइट करना है कि वहां पे कभी भी कोई गरीबी ना रहे। ठीक है। दूसरा, जीरो हंगर। ऐसा नहीं कि कोई इतना खा रहा है सर, उसे गैस बन रही है तो गोली ले रहा, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो हमें कभी भी जीरो हंगर, सबको खाना मिलना चाहिए। तीसरा, सबको गुड हेल्थ होनी चाहिए। चौथा, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए सबके पास, यानी कि कोई विदेश में जाके पढ़ रहा है, कोई इंडिया में पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं लड़का है तो कुछ भी कर रहा है, लड़की है तो उसे पढ़ा ही नहीं रहे, सर गलत बात। अगला है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि सबको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और साफ सफाई भी होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कोई जो अमीर इलाकों में जो रहे उन्हें पानी मिल रहा है, गरीब लोगों को पानी नहीं आ रहा 2-2 दिन, सर कैसे जिएंगे। इसके लिए यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है सबके साथ मिलके। ठीक है, ये सारी चीजों पे हम काम करेंगे। ये सब किसमें तय किया गया था, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, ये सब तय किस मीटिंग में किया गया था, आप ऐसे समझिए। तो इन सब चीजों को जो हमने तय किया था आप उसको एक बार देख लीजिए, जिसके लिए मैंने ये आपको बताया है। ये सारी चीजें सर जो हमने तय की हुई थी, ये सब चीजें हुई हैं तय इस मीटिंग में। आप बताइए जरा, अर्थ समिट में हुई थी, आपको पता ना अगर अर्थ समिट में करेंगे तो अर्थ से रिलेटेड चीजों को करेंगे तो अर्थ समिट में तो ये होगी नहीं। दूसरा, 5 ईयर प्लान क्या होता है? 5 ईयर प्लान क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, कि हम अपने 5 सालों में क्या क्या करने वाले हैं। आप भी प्लान बनाते होंगे ना कि अभी आप 12वीं करेंगे, 12वीं के बाद ये सब्जेक्ट लेंगे, फिर ये कोर्स करेंगे, फिर ऐसे नौकरी लगेगी, फिर किसी से शादी होगी, फिर और फलाना ढिमकाना। 5 साल में आप सोचते हैं ना, अपने आप को प्लान बनाते हैं, तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी 5 साल में प्लान बनाती है। तो इस चीज के लिए प्लान नहीं बनाती सर, वो डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाती है। दूसरा, आवर कॉमन फ्यूचर, ऐसा भी कोई चीज नहीं था। तो याद रख लीजिए, जिसके लिए मैं आपको ये बता रहा था, तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज किसमें तय की गई थी? एजेंडा 21 में। एजेंडा 21 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए। एजेंडा 21 में हमने 3 चीजों से लड़ने का डिसाइड किया था, डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज से लड़ने के लिए तय किया गया था। ठीक है ना। एजेंडा 21 एक मीटिंग है, आप ऐसे समझिए, आम भाषा में एक मीटिंग की गई थी सारे देशों की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, कि हम सब लोग मिलके इन सब चीजों से मिलके फाइट करेंगे ताकि सबको सारी सुविधाएं मिल पाए, कि इन्वायरमेंटल नुकसान ना हो, गरीबी ना हो और किसी को कोई जल्दी रोग ना हो, सबके लिए ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है सरकार। ओके, अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आएगा है, मैसेज कर देना अगर आपके पेपर में आ गया तो। सर कमेंट में, ऐसा पर्सनल नंबर तो फिर भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जरा अगले सवाल पे आइए। तो द करेक्ट आंसर इज एजेंडा 21। ठीक है बाबूजी। ओके, अगला सवाल जरा देखिए, तो ये हो गया एजेंडा 21 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 में ही, where's the map? अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। आपको पता है ना, टेरेस कल्टीवेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये छत टाइप बना दी जाती है। पहले इतना ये छत बनाई जाती है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ये छत टाइप बनाते, फिर ये ऐसे बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड टेरेस कल्टीवेशन। तो सर ये आपको दिख रहा है जैसे पर्वत और पहाड़ टाइप कुछ दिख रहा है, तो ये वहीं पे हो सकता है जहां पे क्या हो रहा हो, ये वहीं पे हो सकता है सर जहां पे माउंटेन्स हो। तो पंजाब में तो आपको पता, पंजाब में तो जमीन है बाबूजी, नहीं हो सकता। प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, सर अगर प्लेन ही हमें मिल जाएगा तो हमें टेरिस बनाने की जरूरत कहां पड़ेगी। ठीक है, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में भी जमीन है सर, वहां पे तो गाय भैंस ही है, तो हरियाणा में भी ऐसा नहीं है। अगला है हमारा उत्तराखंड, कहां पे सर? उत्तराखंड। उत्तराखंड ही पहाड़ी वाला इलाका है, तो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम टेरेस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिए, ऐसे होता है ना, ऐसे ऊपर थोड़ा प्लेन होता है, क्योंकि प्लेन तो जमीन होती नहीं पहाड़ों पे, थोड़ी थोड़ी प्लेन होती है, तो जितनी प्लेन होती है उस पे खेती, फिर नीचे बना देते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहां पे? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके लिए सिर्फ। ठीक है सरकार, एक चीज और है बाबूजी, जरा इसे या तो कलर बदल दीजिए या तो ये व्हाइट का बदल दीजिए जरा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें।
व्हाइट व्हाइट कीजिए, ब्लैक ब्लैक कीजिए बैकग्राउंड, या फिर, है ना। और अगला है कहता है द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है सरकार, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है नेट जोन एरिया क्या होता है, जहां पे आप खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया। तो ये अगर आप देखेंगे ना कि जो नेट जोन एरिया सबसे ज्यादा जो जहां पे 80% से भी ज्यादा नेट जोन एरिया है सर, वो और कहीं नहीं, वो पंजाब में है। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, आसाम तो पहाड़ी इलाका, उधर में नहीं जाइए, राजस्थान में तो रेत होता है, तो करेक्ट आंसर इज पंजाब। इसका इस क्वेश्चन का मतलब आप समझे कि जहां पे 80% से भी ज्यादा एरिया जहां पे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल को लगा सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड पंजाब में ही वो है। ठीक है सर, ये आगे अगले सवाल पे चलें जरा, देखिए। ओके अभी ये सही आया है, आई होप इट्स विजिबल टू यू। ठीक है, देखिए जरा सर, पूरा ब्लैक कीजिए, हाँ लिखा हुआ ब्लैक कर दीजिए अभी आगे जो भी है। अब देखिए जरा, कहता है इन जून 1992, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट met in blank in a Brazil for the first international earth summit। याद रखिए, एक्चुअली क्या जो मैंने बताया था ना, एजेंडा 21 एक बाई प्रोडक्ट है किसका, अर्थ समिट का। जो भी अर्थ समिट हुआ था, इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था ना, उसका बाई प्रोडक्ट है एजेंडा 21। तो वो वही कह रहा है कि एजेंडा 21 कब हुआ था, 1992 में सर, जहां पे 100 से भी ज्यादा कंट्री के लोग मिले हुए थे। ठीक है, और कहां पे मिले थे सर, ब्राजील में मिले हुए थे। तो वो कहता है मेट इन, कहां पे मिले, इन ब्राजील। ब्राजील का कोई एक शहर बताइए इन चारों में से कौन सा है। तो ब्राजील का जो एक शहर है इन चारों में से सर, वो और कुछ नहीं है, रियो डी, आप याद रख लीजिए, ये नहीं है, ये कुछ शहर के नाम है जो ब्राजील में है। तो द करेक्ट आंसर इज रियो डी। ये बस आपको याद रखना है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, आप ऐसे कर लीजिए, रिया दी, रिया और कोई एक दीदी है, तो बस रिया दी से याद कर लीजिए, रियो डी। रियो डी में ही हुआ था क्या, एजेंडा 21, या फिर आप बोल लीजिए इंटरनेशनल अर्थ समिट। कहां पे है ये सर, ये ब्राजील में है। कहां पे है ये, ब्राजील के अंदर है, क्या है, रियो डी। ठीक है, ये आप याद करने के लिए बता रहा हूं, रियो डी करके याद कर लीजिए। ठीक है सर, अगला सवाल ये रहा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कल्टीवेबल वेस्टलैंड। कल्टीवेबल वेस्टलैंड क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं जरा, देखिए। अरे कहां पे आ गए हम लोग, ठीक है इधर देखिए जल्दी से। कहता है कौन सा एग्जाम्पल होगा कल्टीवेबल वेस्टलैंड का, इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल होगा कल्टीवेबल वेस्टलैंड का। तो आप ये जरा इसको देखिए, तो यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इधर देखिए, कल्टीवेबल वेस्टलैंड का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, वैरन वेस्टलैंड, वैरन मतलब होता है बंजर जमीन, जहां पे कुछ नहीं हो सकता, दिस इज कॉल्ड वैरन लैंड। जहां पे कोई फसल नहीं उगती ना, दिस इज कॉल्ड वैरन लैंड। तो वैरन लैंड नहीं होगा, तो कल्टीवेबल वेस्टलैंड। ठीक है, और अगला है करंट फ्लो लैंड, और अगला है अनकल्टीवेबल लैंड, अगला है नेट जोन एरिया। सर नेट जोन एरिया में तो होता है, ये तो करंट नहीं हो सकता। कल्टीवेबल वेस्टलैंड बोला ना, जो बेकार है, तो सोन एरिया तो अच्छा एरिया होता है, ये तो हो नहीं सकता है। बैरन लैंड तो हो नहीं सकता, या तो करंट फ्लो लैंड होगा या तो अनकल्टीवेबल लैंड होगा। तो कल्टीवेबल वेस्टलैंड वही हो सकता है जो अनकल्टीवेबल लैंड हो। द करेक्ट आंसर इज अनकल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल वेस्टलैंड वही होगा जिसपे हम कल्टीवेट ना कर सके। कल्टीवेबल वेस्टलैंड वही होगा ना जो अनकल्टीवेबल होगा, जहां पे कुछ उगाया ना जा सके, अनकल्टीवेबल लैंड। ठीक है सरकार, उसी को ही हम बोलते हैं कल्टीवेबल वेस्टलैंड, अनकल्टीवेबल लैंड, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजेंडा 21 इज ट्रू। सर अभी बता रहा था मैं, बार बार देखिए एजेंडा 21 से क्वेश्चन आएगा,
तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। कहता है कौन सा इसमें से एजेंडा 21 के लिए सत्य है। कहता है इट्स एम टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं कि आप उस चीजों को इस तरीके से यूज कीजिए कि वो खराब भी ना हो और आगे के लिए भी बची रहे। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सपोज कीजिए आपको किसी पेड़ को काटना है, तो आप उस पेड़ को काटिए, उसके बदले 10 पेड़ लगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम के लिए भी पड़ा रहेगा और आपका काम भी चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एजेंडा 21 में हमने क्या किया था सर? यही किया था, हम अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिए। दूसरा है इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू द ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ठीक है सरकार। हाँ, अभी मैंने बताया था हम लोग जीतेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल डैमेज को कम कर पाएंगे और पॉवर्टी, गरीबी को कम कर पाएंगे और डिजीज को भी कम करेंगे। हाँ, ये भी सही बात है, ये भी हमने एजेंडा 21 में इंक्लूड किया था। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये भी इंक्लूड किया था एजेंडा 21 में। कहता है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ड्रॉन। कहता शुड नॉट ड्रॉन, उसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना लोकल गवर्नमेंट को। सर जो लोकल गवर्नमेंट होगी अगर अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तभी तो पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। टॉप पे बैठा हुआ ये थोड़ी ना बोलेगा कि फलाने एरिया का नाली साफ हुई कि नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहता शुड नॉट ड्रॉन, उसे ड्रॉन करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे एजेंडा 21 के लिए। एजेंडा 21 के लिए दो ऑप्शन करेक्ट, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, गरीबी ना हो और डिजीज ना हो। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2। सर एजेंडा 21 से क्वेश्चन आएगा और आपके सामने जरूर होगा, एक बार जरूर आप देख के जाइएगा। इतना कर लीजिए काफी। एजेंडा 21 कब हुआ था? 1992 में। किसका बाय प्रोडक्ट है? इंटरनेशनल अर्थ समिट का। सुन ले, कहां पे हुआ था? रियो डी में हुआ था। कहां गया? मिल गया। सर आगे चले, आओ चलो, ले चलो सितारों से तुम्हें कहीं दूर। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ वेरी वेल एंडोर्स विथ सोलर एंड ब्लैंक एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेस। आपको पता है ना बाबूजी, राजस्थान में किस चीज की कमी है? पानी की, क्योंकि वहां पे रेत ही रेत है, पानी का बहुत परेशानी रहती है ना, धूप ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो वो कहता है कि जो राजस्थान है वो किन चीजों में बहुत ज्यादा है, वहां पे कौन कौन सी एनर्जी बहुत ज्यादा है? पहला सोलर, हाँ, क्योंकि धूप आती है तो हम सोलर पैनल लगाएंगे तो एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी। एक तो सोलर एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा यूज हो सकती है। और कौन सी एनर्जी वहां पे ज्यादा होगी? जियोथर्मल। सर जियोथर्मल तब यूज करते हैं जब एक जगह अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, एक जगह अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो, दिस इज कॉल्ड जियोथर्मल। तो पाओ जी जियोथर्मल नहीं है होगी वहां पे। क्यों? द जियो इज द रूट वर्ड फॉर अर्थ। ठीक है, तो जियोथर्मल नहीं है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो मतलब पानी सर, जिसे आप आज सुबह शाम ही पियेंगे। तो राजस्थान में पानी थोड़ी ना है, कैसी बात करते हैं बाबूजी, पानी नहीं है सरकार। ठीक है, टाइडल आपको पता है, टाइडल जो समुद्र की वेव्स उठती हैं। सर राजस्थान में समुद्र कैसी बात कर रहे हो? सर मुस्कुरा रहा मेरा दोस्त, तो टाइडल भी नहीं होगा। अगला है, हाँ, राजस्थान में बाबूजी हवा बहुत चलती है। जो रेतीले इलाके हैं ना, जहाँ पे रेत होती है, वहां पे बहुत तगड़ी हवा चलती है। तो अगर हम वहां पे विंड टरबाइन लगा देंगे तो वो हवाओं से घुमाएगी और बिजली पैदा हो जाएगी और आप फोन चार्ज करके किसी से बात छुप छुप के कर पाएंगे। ठीक है सरकार, तो आपको याद रखना है। तो किस किस चीजों में राजस्थान सबसे अच्छा है? एक तो सोलर में अच्छा है और दूसरा विंड में अच्छा है। सोलर एंड विंड राजस्थान में ये एनर्जीज वहां पे सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है सरकार, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, विंड। ठीक है, अगला कहता है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। अच्छा हाँ, देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ, कॉलोनाइजेशन का मेन कॉज क्या होता है? पता नहीं आप लोगों को कॉलोनाइजेशन का मतलब पता भी है कि नहीं है। तो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन? ठीक है सर, एक बार देखिए। ओके, जरा इधर देखिए क्या है।
फिर इसीलिए किया जाता है, पहला कहता है रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज, ठीक है कि जो रिसोर्स है ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह जाए, ठीक है। इसलिए हम करते हैं कॉलोनाइजेशन, इसलिए करते हैं ताकि रिच रिसोर्स किसी एक ही एरिया या एक ही कॉलोनीज में रह जाए। दूसरा, हायर टेक्निकल नोन हाउ इन कॉलोनाइजिंग कंट्रीज विच हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, देखिए सरकार, मान लीजिए कोई गरीब कंट्री है, उस गरीब कंट्री के पास कोई रिसोर्स है, ठीक है। मान लीजिए कोई अफ्रीका में बहुत सारी गरीब कंट्री है, कल के कल अफ्रीका में बहुत ज्यादा डायमंड किसी माइंस में मिलता है, हमें पता चला कि अफ्रीका के किसी माइंस में बहुत ज्यादा डायमंड है, बट जो अफ्रीका की गवर्नमेंट है, अफ्रीका के पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, उसके पास वो मशीन ही नहीं है कि वो वहां पे खुदाई करे और उसमें से डायमंड को निकाल पाए। तो क्या करेगी वो किसी जो अमीर कंट्री होगी उससे बोलेगी कि आप हमें मशीन दे दो, हम निकालेंगे। लेकिन अमीर कंट्री क्या बोलेगी, अगर हम लोग वहां पे आएंगे, निकालेंगे, सब काम करेंगे तो हम भी तुमसे कुछ लेंगे। इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन करना, ठीक है। कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? टेक्निकली, टेक्नोलॉजी देके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किस कंट्री को? जो पुअर कंट्री है सरकार, ठीक है। काफी हद तक बहुत जो अमीर कंट्रीज होती हैं वो करती हैं, जस्ट लाइक चाइना काफी चीजों में कर सकता है, वो अमेरिका कर सकता है, ठीक है। तो वो यही कहता है तो कॉलोनाइजेशन दो कारण की वजह से होता है, ताकि जो रिसोर्सेस है वो अमीर कंट्रीज के पास आ जाए, और जो टेक्निकल के बेस पे, जो टेक्नोलॉजी के बेस पे वो पुअर कंट्री को क्या कर सके? एक्सप्लॉइट कर सके, शोषण कर सके। इसीलिए तो कॉलोनाइजेशन हुआ था। आज भी देखे ना, एक पर्टिकुलर एरिया बहुत अमीर होता है, क्यों? और वहां पे सारी सुविधाएं हो रही होती, पौधे भी लगे हैं, हवा भी साफ है, वाटर फैसिलिटी 24/7 है, पुलिस भी बहुत वहां पे चौकन्नी है। और एक इलाका होता है जहाँ पे कुछ है नहीं, ना पानी है, ना टॉयलेट की पर्टिकुलर सुविधा है, ना साफ सफाई है। क्यों सर? एक इलाके में इतनी बढ़िया और उधर पुलिस का कोई कुछ है नहीं। ऐसा क्यों होता है सर? वो भी बेस है कॉलोनाइजेशन के ऊपर, कि जो रिच लोग होते हैं वो सारा रिसोर्स अपने साइड ही करते हैं और दूसरी तरीके रिसोर्स भी कर लेते हैं, और क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है तो वो टेक्नोलॉजी के जरिए पुअर पीपल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बोथ ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर। अगला, इसीलिए मेन कॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन यही है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, अगला है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल। देखिए, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम दोबारा रिन्यू ना कर सके। मान लीजिए आपने कोयले को जला दिया, कोल को जला दिया, राख बन गया। अब आपसे कोई कह दे बाबूजी से दोबारा कोयला बना दो, आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कोई नहीं, इसका दिमाग ठीक नहीं है, दवाई चल रही है। क्यों? क्योंकि हम कोयले से, राख से दोबारा कोयला नहीं बना सकते, नॉन रिन्यूएबल है। एक बार आपने पानी यूज कर दिया है, अब मान लो खराब हो गया, ये बिल्कुल बेकार है पानी, हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक सफिशिएंट अमाउंट में है ना हमारे पास पानी, नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम दोबारा यूज ना कर पाए, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है सरकार। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक ब्लैंक फॉर फॉर्मेशन, कितना टाइम लेते हैं फॉर्म होने के लिए? जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं सर, वो कितना टाइम लेते हैं अपने आप को दोबारा से बनाने के लिए? तो आप बता सकते हैं सर? देखिए, तो कितना टाइम लेते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो ये लेते हैं क्या, हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेते हैं, साल, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं, या मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, या एक साल में ही बन जाते हैं? सर अगर एक साल में बन जाते तो कितना मजा आता है ना, जिंदगी अलग होती, पर एक साल में नहीं बनता, ये सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है सर। हंड्रेड्स ऑफ ईयर में भी नहीं बनता, 1000 सालों में भी नहीं बनता, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में नहीं बनता, बाबूजी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनने के लिए। सोच के देखिए सर, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं जो जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उसको बनने के लिए। तो जब भी आप कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करते हैं, बड़े करीने से, बड़े संभल के, बड़े जतन से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसे बनने के लिए, क्योंकि जो आपका बच्चा आएगा वो यूज क्या करेगा, उसे दुख होगा ना सर, ध्यान में रखिए। अगला एंड लास्ट सवाल, बस ये देखिए जरा, बाबूजी कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड खराब हो रही है उसका मेन कॉज क्या है इन पंजाब, और जी साडा पंजाब में ही ये जो लैंड है ना बहुत खराब हो रही है। आपको पता है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पंजाब ने बहुत ज्यादा वो करके दे दिया था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ा दी थी, हर जगह बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई थी। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, सरकार इन्होंने प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई थी, फर्टिलाइजर्स डाले थे, खाद डाली थी अलग अलग टाइप की, ठीक है ना, उसकी वजह से। और अगर आप बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, खाद डालेंगे तो आपको पानी भी देना पड़ेगा, सिंचाई भी करनी पड़ेगी। तो लोगों ने सिंचाई करी कहाँ, भाई साहब ट्यूबवेल लगाया सिंचाई, ट्यूबवेल लगाया सिंचाई, नीचे का पानी खल्लास हो गया। अगर पानी खल्लास हो जाएगा तो जो फर्टिलिटी है लैंड की वो भी खत्म हो जाएगी। और हुआ भी यही, हर आदमी एक ट्यूबवेल लगा के पानी निकालने लग गया, पानी नीचे से खत्म होने लग गया। तो जब नीचे से पानी खत्म हो जाएगा तो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगी। तो हुआ भी यही सर कि वो कहता है कि क्या बताइए क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, ओवर ग्रेजिंग नहीं है, ग्रेजिंग का मतलब चराई, कि कोई भैंस गा आके चर गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन मतलब जो भी फॉरेस्ट है उसको काट दो, ऐसा भी नहीं है सर कि काट दिया। इंटेंसिव कल्टीवेशन ये भी कारण नहीं है कि हर जगह बुआई कर दी। सबसे ज्यादा है ओवर इरिगेशन, हद से ज्यादा सिंचाई कर दिया सर, हद से ज्यादा पानी निकाल लिया, तो वहां की जो पंजाब की लैंड है ना वो खराब हो गई, डिग्रेड हो गई है सर, जो ग्रेड था उसका डी हो गया, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन, ठीक है सर। तो द करेक्ट आंसर इज ओवर इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। सर ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, अगर आप ये देखेंगे तो अगर पक्का इसमें से एक दो आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। तो वैसे ही मैं अगले चैप्टर को भी शुरू करूंगा, आप ये सीरीज जरूर देख के जाइएगा, फायदा होगा तो कमेंट में एक बार ये लिख दीजिएगा, मैं सर बुरा नहीं मानता, आपका इंतजार करूंगा, ठीक है सर। देखते रहिए डे बाय डे, यूट्यूब पे जाइए, एक बार लिखिए, किसी एक इंसान का चेहरा आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं सर अगली क्लास में, देखते रहिए डे बाय डे।